आर्टिकल 21 इज बेसिकली वी कैन से दिस इज द अम्ब्रेला राइट। मेनका गांधी केस के बाद समय समय पे कई केसेस आते गए, और अम्ब्रेला राइट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राइट टू लाइफ के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे राइट्स को प्रोवाइड कराया है समय समय पर। इट इज प्रोवाइड फॉर ऑल सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, ये सभी को प्रोवाइड है। इट सेज right to life and personal liberty. Basically, Article 21 says that nobody shall be deprived of his life or a personal liberty except procedure established by law. वहां पे लिखा देखो वही चीज जो मैं बता रहा था, एक्सेप्ट प्रोसीजर बाय एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है कि एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया गया है। लेकिन इन द मेनका गांधी केस जो मैंने अभी बताया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन केस की गलती को मानते हुए उसे ओवर रूल करते हुए ये कहा कि जो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है ये ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो लॉ है उसका रीजन भी, उसका मोटिव भी रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। आर्टिकल 21 क्लॉज 2 सेज राइट टू पर्सनल फ्रीडम, आर्टिकल 21 क्लॉज 3 सेज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। नाउ इसी के तहत जो मैंने बताया ये स्लाइड्स में दिए हुए हैं मैंने, आप वीडियो पॉज करके इसे आप पढ़ लीजिएगा, आप लक्ष्मीकांत में भी देख सकते हैं। राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, right to decent environment including the pollution free water and air and protection against the hazardous industry, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, यहाँ तक कि right to sleep ये भी इसके अंतर्गत आ चुका है ना, अंडर दिस आर्टिकल ये अभी प्रोवाइड कराया गया है। तो इस तरीके से कई राइट्स हैं वो अंडर 21 प्रोवाइड कराया गया है समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसीलिए दिस आर्टिकल इज ऑल्सो नोन एज द अम्ब्रेला राइट। ठीक है ना, दिस आर्टिकल दिस राइट इज ऑल्सो नोन एज द अम्ब्रेला राइट। ठीक है ना। आर्टिकल 21 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की बात करते हैं अब, अरुणा सानबाग केस। अब ये अरुणा सानबाग कौन है? देखो, अरुणा रामचंद्र सानबाग बेसिकली सी वॉज अ नर्स इन द किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई। परेल में एक हॉस्पिटल है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। 1973 में एक इंसिडेंट होता है, इन्हें असॉल्ट किया जाता है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है बाय अ पर्सन, बाय अ वार्ड बॉय, इन्हें असॉल्ट किया जाता है। ही वाज अ क्लीनर एट दैट हॉस्पिटल, उसके द्वारा इन्हें सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। बेसिकली हुआ यूं कि जब ये इन्हें शाम को ये जा रही थी तो इन्हें बेसमेंट में ये इस व्यक्ति ने असॉल्ट करने की कोशिश की, इनके बीच में फिजिकली फाइट वगैरह जो भी हुई उसमें इनके सर पे चोट आई, और ड्यू टू कट ऑफ ऑक्सीजन उनका ऑक्सीजन जाना ब्रेन में बंद हो चुका था, और वो आदमी इन्हें छोड़ के भाग गया। और ये पूरी तरीके से ब्लड स्प्लैटर वहां पे पड़ी थी, पूरी रात ये वहां पे खून से लथपथ पड़ी थी, किसी ने उन्हें देखा नहीं। सुबह जाके किसी व्यक्ति ने उन्हें देखा होगा, वहां एक क्लीनर के द्वारा उन्हें देखा जाता है कि एक महिला जो है कि ब्लड स्प्लेटर पड़ी है वहां पे, उन्हें डिस्कवर किया जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और तब वहां पे पता चलता है कि उन्हें सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी होती है, यानी उनके माइंड में ऑक्सीजन जाना ही उनके ब्रेन में बंद हो चुका है, और सी वॉज इन द परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, सी वॉज गॉन इन टू द परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी वो कोमा में जा चुकी थी। ठीक है, ये कोमा में थी, तो एक जर्नलिस्ट ने एक पीआईएल दायर की और कोर्ट से ये अपील की कि इन्हें यूथनेशिया दिया जाए। अब ये यूथनेशिया क्या है? तो इट इज अ मर्सी किलिंग, है ना। अब यूथनेशिया भी बेसिकली दो टाइप का होता है, एक एक्टिव यूथनेशिया, एक पैसिव यूथनेशिया। तो जब ये पीआईएल दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट यू कैन गिव अ यूथनेशिया बट ओनली अ पैसिव यूथनेशिया, नॉट अ एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया मतलब देखो, जब एक्टिव यूथनेशिया बेसिकली ये होता है कि किसी को भी आप ड्रग्स दे रहे हो, कुछ ऐसी दवाइयां दे रहे हो जिससे वो स्लो पॉइजन जैसे कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो मर रहा है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव यूथनेशिया। ऑन द अदर हैंड पैसिव यूथनेशिया मीन्स टेकिंग आउट द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जीवित है तो उसका वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल देना और उसे मरने देना, दिस इज कॉल्ड द पैसिव यूथनेशिया। बट इट इज ओनली प्रोवाइडेड अंडर द गार्डेड सर्कमस्टांसेस। सिर्फ कुछ ही सर्कमस्टांसेस ऐसे बताए गए हैं, सिर्फ उन्हीं केसेस में ये पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। और वो कौन कौन से गार्डेड सर्कमस्टांसेस हैं? सो बेसिकली इट शुड बी द रिक्वेस्ट बाय द पेशेंट और द क्लोज रिलेटिव ऑफ दैट पेशेंट, है ना। इन्हीं सर्कमस्टांसेस में अलाउ किया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा वो प्रोसीजर मैं आपको बता दूं। जब ये रिक्वेस्ट की जाएगी पेशेंट के द्वारा या क्लोज रिलेटिव के द्वारा, मिनिमम 2 मेंबर्स की, हाई कोर्ट जजेस की 2 मेंबर्स की एक कमेटी बनेगी। अब वो कमेटी 3 डॉक्टर के पैनल से ये डिस्कशन करेगी कि इसे यूथनेशिया देना जरूरी है या नहीं। इन 3 डॉक्टरों का, जो ये मिनिमम 3 डॉक्टर हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं लेकिन मिनिमम जो 3 डॉक्टर हैं, अगर उनका ओपिनियन ये होता है कि हाँ इसे यूथनेशिया देना चाहिए, तो फिर जो ये 2 जजेस की, मिनिमम 2 जजेस की जो बेंच बैठेगी, जो कमेटी बैठेगी,
वो रिकमेंड करेगी पैसिव यूथनेशिया के लिए, तब जाकर के पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज ओनली फॉर द फ्यू सर्कमस्टांसेस ओनली। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा कि राइट टू डाई विद अ डिग्निटी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। अगर जीने का अधिकार है तो चैन से मरने का भी अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है इफ अ पर्सन प्रोवाइडिंग एडवांस लिविंग विल, अगर कोई व्यक्ति एडवांस में कोई लिविंग विल बना के जाता है तभी उसको राइट टू डाई अधिकार है, ठीक है। अब अगर बात करें राइट टू डेथ और सुसाइड, आपको पता होगा कि इफ समबडी हु इज गोइंग फॉर अटेम्प्ट सुसाइड, कोई सुसाइड करता है और अगर बाई चांस वो बच गया, सुसाइड कर लिया और मर गया तब तो बात ही खत्म। लेकिन अगर बाई चांस वो बच गया तो सबसे पहले उसको रेस्क्यू किया जाता है और उसके खिलाफ केस किया जाता है अंडर इंडियन पीनल कोड 309 309 की धारा के तहत उसके उसके ऊपर केस होता है अटेम्प्ट टू सुसाइड का, बिकॉज दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ऐसा क्यों? उसकी लाइफ है, वो मर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखो भाई कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस बिकॉज द पर्सन हु इज अटेम्प्टिंग सुसाइड और यू और मी एज अ इंडिविजुअल वी आर द रिसोर्स ऑफ द स्टेट, हम स्टेट की प्रॉपर्टी हैं। एंड दैट्स वाई अंडर सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड द अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। गॉट इट? एबिटमेंट ऑफ सुसाइड यानी किसी को सुसाइड करने के लिए मेंटली फिजिकली एबिटमेंट करना, उसे उकसाना, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, ठीक है, याद रहेगा। एक पी रत्नम केस आया था 1994 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ अगर फंडामेंटल राइट है तो राइट टू डाई भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ज्ञानपाल केस बाद में आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी अपने पी रत्नम वाले केस को ओवररूल करते हुए कहा कि राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट बट ओनली इन अ नेचुरल डेथ। अगर नेचुरल डेथ होती है तभी राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट, नॉट इन द परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। साथ ही साथ आर्टिकल 21 में एक और केस की बात करते हैं। इस समय दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है कि somebody who is convicted of any offense ना, अगर उसे डेथ पेनाल्टी देना चाहिए, उसे कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सपोज अ क्वेश्चन इज कमिंग ऑन द मेंस लाइक दिस दैट comment on the death penalty for giving a convicted person and write it to your comment your opinion in a 150 words। तो वहां पे आपको क्या लिखना है? पहले आप इंट्रो दीजिएगा कि व्हाट इज डेथ पेनाल्टी एंड ऑल, एंड फिर आप इसके फेवर में भी दे सकते हैं अपने कुछ व्यूज और इसके अगेंस्ट भी दे सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूड करना है जब तो या तो फेवर में दे दो या तो अगेंस्ट में दे दो। तो कैसे करना है इसका रीजन आप बता सकते हैं। सम क्राइम्स आर सच काइंड ऑफ क्राइम वेयर द एंड ऑफ जस्टिस मीट्स ओनली विथ डेथ पेनाल्टी, लाइक टेररिज्म है ना, टेररिस्ट होता है या रेपिस्ट हो गया, इस टाइप के जो लोग हैं इनको डेथ पेनाल्टी से ही न्याय दिया जा सकता है। सो इसके रीजन में आप ये दे सकते हैं द क्राइम ऑफ अ सच काइंड फॉर विच ओनली डेथ पेनाल्टी मीट्स द एंड ऑफ जस्टिस लाइक अ टेररिज्म, ठीक है ना। बिकॉज अगर टेररिस्ट को आप नहीं मार रहे हो, डेथ पेनाल्टी नहीं दे रहे हो, सो इट विल बी ऑलवेज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो वहां पे एक हमेशा देश को खतरा बना हुआ है, क्योंकि और भी उसके जो साथी हैं, मान लो अगर उसे नहीं मारा तो उसके और भी साथी हैं, जैसे प्लेन हाईजेक कर लेते हैं, है ना, तो इस टाइप से उसे छुड़ाने के लिए प्लेन हाईजेक कर लेते हैं, तो इट इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ना, लोगों की जान पे खतरा है, देश पे खतरा है। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू गिव द डेथ पेनाल्टी, दिस इज द फेवर आर्ग्यूमेंट of the death penalty, ठीक है ना। if we talk about in against the death penalty or in the favor of abolishing the death penalty, तो वहां पे आप ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्टडी हुई है अभी हाल ही में रिसेंटली। उस स्टडी में ये बताया गया है कि जिस किसी भी देश ने डेथ पेनाल्टी को एबॉलिश कर दिया है वहां पे मर्डर्स की जो रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है, वहां कमी आई है। एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ रिवेंज, आई फॉर आई, कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ अ जस्टिस इन अ सिविलाइज सोसाइटी। किसी भी सभ्य देश में, किसी भी सभ्य समाज में रिवेंज का बदला रिवेंज से, मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिवेंज है, मतलब आंख के बदले आंख दिखाना, दिस शुड नॉट बी अ बेसिस इन द एनी सिविलाइज सोसाइटी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसे बल्कि द पर्पस ऑफ पनिशमेंट शुड बी द रिफॉर्म रादर देन टू पनिश। उस इंसान को के अंदर रिफॉर्म करना, चेंज करना, सुधार करना पनिशमेंट का मतलब होना चाहिए, ना कि उसे पनिश करना एज अ डेथ पेनाल्टी, ठीक है ना। ये इसके अगेंस्ट में है, मतलब अगेंस्ट मतलब डेथ पेनाल्टी के अगेंस्ट अगर हम बात करें, और इन फेवर ऑफ एबॉलिशिंग द डेथ पेनाल्टी वी कैन से। तो दिस इज द मेन बॉडी ऑफ दिस क्वेश्चन, और आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं इन फेवर कि हाँ दिस शुड बी इम्प्लाइड इन द फ्यूचर सिनेरियो फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पस और व्हाट, और अगेंस्ट में भी आप जो अभी मैंने बताया उस टाइप से आप कंक्लूड कर सकते हो। सो मेंस का क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है बिकॉज दिस इज इन द रिसेंटली इन द न्यूज, ये रिसेंटली न्यूज में रहा है डेथ पेनाल्टी, ठीक है ना, कैपिटल पनिशमेंट। व्हाट इट आर्टिकल 21A क्या है? देखो
अंडर आर्टिकल 41, अब ये 41 क्या है, देखो 41 आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये दिया गया है राइट टू एजुकेशन के बारे में, ठीक है ना, और राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है डिटेल्ड। उसी को फॉलो करते हुए स्टेट ने बनाया राइट टू एजुकेशन एक्ट अंडर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, where this act says that state shall provide free and compulsory education for all kind of children between 6 to 40 years, ठीक है ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना जरूरी है, ठीक है ना। ये एक्ट, इसे जो ये डीपीएसपी में था, इसे एक्ट बना करके इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। ये देखो मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी चीज को बाद में ऐड किया गया है तो उसे कैपिटल से शो करते हैं, दिस इज द आर्टिकल 21A, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी किसी आर्टिकल में कैपिटल से कैपिटल ऐड हुआ हो तो उसे आप सीधे समझ सकते हैं कि दिस इज एडेड इन द समवेयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। सो द आर्टिकल 21A says the government will provide or shall provide the free and compulsory education for all the kind of children between the 6 to 14 year, ठीक है ना। And also it is a fundamental right of all the children regardless to the citizenship। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे कोई भी हो, चाहे वो फॉरेनर हो, इंडियन सिटीजन हो या कोई भी हो, उस बच्चे को इन द पर्टिकुलर ऑफ दिस एज 6 to 14 they got the right from article 21A of getting free and compulsory education which can be enforced upon the state, है ना। however the compulsory education will be the responsibility of the parents, ये parents के लिए compulsory है, it is the responsibility of a parents or a guardian to provide his ward or his children or his son to free or compulsory education। ये भी बनाया गया है ऐसे प्रोविजंस की उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ आप अभी जानेंगे आगे कुछ लेक्चर्स में कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी है ना, उसका जो आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज की है उसे भी ऐड किया गया। उसमें भी ये कहा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ हिज वार्ड और चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो हमारी 3 तरीके से इसे सपोर्ट किया गया है, एक डीपीएसपी में, एक फंडामेंटल ड्यूटी में, और इस राइट को दे करके ही इसे बनाया गया है, ठीक है ना। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करूं, ये केस, ये मतलब राइट टू एजुकेशन कहां से इनको आइडिया आया ये देना है, तो बेसिकली एक मोहिनी जैन केस हुआ था 1992 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड हेंस इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी चिल्ड्रन, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। मैंने बताया कि राइट टू लाइफ इज अम्ब्रेला राइट, है ना। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन केस 1992 में ये बताया कि राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ का पार्ट है एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। फिर एक उन्नी कृष्णन केस हुआ था, उसमें भी कहा गया द सेम चीज दैट राइट टू एजुकेशन इज अ बैक सपोर्टेड बाय द डीपीएसपी आर्टिकल 41 और 45 जो मैंने अभी आपको बताया। सो हमें देना चाहिए। तो इसका बैकग्राउंड ये था। और इसी के बाद जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, उसी में आर्टिकल 21A ऐड किया गया, ठीक है ना। बट इट कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 23। आपने अभी तक पढ़ा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम था, स्वतंत्रता का अधिकार था 19 से 22 तक। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल में 23 एंड 24 में। दिस इज टॉक्स अबाउट द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हिंदी में इसे बोलते हैं राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। बेसिकली आर्टिकल 23 सेज द प्रोहिबिशन ऑफ अ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड द फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना। ये सिटीजन नॉन सिटीजन सभी को प्रोवाइड कराया गया है। इसमें आर्टिकल 23 ये कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी प्रकार का जो फोर्स्ड लेबर है और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन है ना, उसे प्रोहिबिट किया जाता है, उसे प्रोहिबिट किया जाता है, ठीक है। सो द आर्टिकल 23 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार एंड अदर फॉर्म ऑफ लेबर्स। अब यहाँ पे बेगार क्या है, तो मैं बता दूं दोस्तों, पहले आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ कुछ लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था बिना पैसे दिए हुए, विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ वेजेस और रिमनरेशन। दे आर इन्फोर्स्ड टू वर्क कंटिन्यूअसली एंड दैट इज कॉल्ड द बेगार। बेगार आप समझ रहे होंगे, नाम से ही लग रहा है कि बेगार मीन्स जहाँ पे आप पैसे नहीं दे रहे हो, सिर्फ काम करा रहे हो, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर ना। So this kind of a begar or any kind of other forced labor is a prohibited under article 23 clause 1, ठीक है ना, got it। और any kind of trafficking in human beings, trafficking in human beings मतलब किसी भी प्रकार की selling buying like goods,
इंसानों को, किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को, किसी भी बच्चे को, है ना, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, किसी भी प्रकार का इन्हें सेल नहीं किया जा सकता। दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 1। याद रहेगा। नाउ आपने सुना होगा साउथ में बेसिकली ये चलता था देवदासी प्रथा, जहां कुछ बच्चियों को, कुछ लड़कियों को मंदिर में दान कर दिया जाता था एज अ देवदासी, और उन्हें काम करवाया जाता था। बेसिकली वो फोर्स्ड लेबर का ही एक रूप था, है ना। सो उसे भी एबॉलिश किया गया बाद में। सो दिस इज एबॉलिश्ड अंडर दिस आर्टिकल, बाय दिस आर्टिकल ओनली, ठीक है ना। और स्लेवरी, देखो हमारे यहाँ स्लेवरी कभी थी नहीं, मतलब जो दास प्रथा है बेसिकली अगर हम कहें तो थी नहीं जैसे कि अमेरिका में थी, लेकिन एक तरीके से हम मान सकते हैं कि स्लेवरी हमारे यहाँ थी, क्योंकि ये जो बेगार और बंधुआ मजदूर इस टाइप का काम करवाते थे, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्लेवरी ना। सो इसे भी इसी आर्टिकल के थ्रू हमें समझना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दिस शुड बी ऑल्सो implied because means there is no proper word of slavery used in the constitution, but हमें एज अ implicit हमें ये समझना होगा कि इसे भी यहाँ पे अबॉलिस्ट किया गया है। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें ऑन द अदर हैंड, तो उनकी जो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें स्लेवरी अबॉलिस्ट लिख करके इसे अबॉलिश किया स्लेवरी को, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन आप जानते होंगे, उन्होंने 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करवाया था और उसमें स्लेवरी अबॉलिश की गई थी। अब इसके कौन कौन से रूल्स बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं, तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी को स्लेवरी करवाते हैं, किसी को फोर्स लेबर करवाते हैं, तो दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, ये स्टेट के साथ साथ एज इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन के भी अगेंस्ट है, मतलब इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन। या अगर कोई गवर्नमेंट, यहाँ तक कि कोई प्राइवेट, आप और मैं भी अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति को, क्योंकि पहले आप जानते हैं जमींदारी प्रथा चलती थी भारत में, तो लोग काम करवाते थे ऐसे बंधुआ मजदूर टाइप से, बेगार काम करवाते थे, तो पर्सनल प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी ये अप्लाई होता है। किसी भी प्रकार का काम कोई भी विदाउट एनी वेजेस और रिमनरेशन कोई भी किसी भी व्यक्ति को फोर्स लेबर नहीं करवा सकता, उसे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता काम करने के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड यू विल गेट अ पनिशमेंट ऑफ दिस, ठीक। कौन कौन से लॉज हैं तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमारे यहाँ देखो, इसके लिए हमारे यहाँ पहले भी बनाया जा चुका है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, फिर बॉन्डेड लेबर एक्ट आया था 1976 में। मिनिमम वेजेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1948 का, ये पहले ही आ चुका है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1948 में आया था। फिर इक्वल रिमनरेशन एक्ट, ये भी आया है 76 में। और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2000, ये भी इसके अंतर्गत एक्ट आया है, ठीक है ना। तो दीज आर एक्ट विच इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन। नाउ coming to the next article, article 24, which talks about the prohibition of employment of children in a factories etc. देखो बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बाय वर्ड बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना, वहां पे सिर्फ इतना लिखा है फैक्ट्रीज एंड एटसेट्रा। So it talks about basically the prohibition of the employment of a children in a factories below the 14 year in a certain hazardous work। मतलब कोई भी माइंस हो, कोई भी ऐसी केमिकल फैक्ट्री हो, हैजार्डियर वर्क जहाँ पे वो खतरा है, वहां पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे का काम नहीं कर सकता। और इसके लिए कई एक्ट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। दोस्तों मैं बीच में अभी एक अलग से एक लेक्चर लेने वाला हूं, जिसमें मैं सारे इन एक्ट्स पे बात करूंगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनके क्या फीचर्स हैं, इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, डिटेल डिस्कस करूंगा। करीब वो 1 से 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी, तो उस क्लास को देखना मत भूलिएगा। जितने भी एक्ट्स हैं उनके बारे में मैं डिटेल बात करूंगा, उनके फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए हम बात करते हैं जो ये फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का। फिर दूसरा आया था 1952 में माइंस एक्ट। फिर आया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, जिसे अभी रिसेंटली 2016 में अमेंड भी किया गया है। बेसिकली ये क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसमें ये पहले कहा गया था कि हैजार्डियस प्लेस में आप वर्क नहीं कर सकते किसी भी चिल्ड्रन को बिलो द एज ऑफ 14, ठीक है ना। लेकिन 2016 में जब ये इम्प्लीमेंट किया गया, अमेंड किया गया, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए, एडोलसेंट। एडोलसेंट मतलब बेसिकली जो बच्चे 14 साल से 18 साल के बीच में होते हैं, उन्हें एडोलसेंट कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हें भी प्रोहिबिट किया गया टू वर्क इन द हैजार्डियस प्लेस। अब वो 14 से 18 साल के बच्चे भी, यानी हम कह सकते हैं टोटल 18 साल के बच्चे, 18 साल की उम्र के तक के बच्चे हैजार्डियस प्लेस यानी जो खतरे वाली जगह है, जैसे माइंस हो गया, केमिकल फैक्ट्रीज हो गया, है ना, यहाँ ये सब काम नहीं कर सकते। लेकिन रेस्ट ऑफ दिस, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे अगर फैमिली बिजनेस है, देखो अगर कोई बच्चा है उसका कोई फैमिली बिजनेस है, तो अगर वो वहां काम करता है एज अ वर्कर,
तो ये क्या अलाउड है? सो या दिस इज अलाउड अंडर दिस एक्ट। वो कैसे कि अगर, लेकिन एक ही उसकी एक शर्त है, आफ्टर द स्कूल आर, अगर वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद आकर काम करता है एज अ फैमिली मैन, सो वहां पे उसे अलाउड है। लेकिन स्कूल आवर्स को छोड़ करके वो काम नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपने अभी समझा। मीडिया में एंटरटेनमेंट देखते हैं आप, कई सारी सीरीज होती हैं, टीवी होते हैं, सीरियल्स आते हैं, मूवी आती है, तो इसमें जो बच्चे काम करते हैं तो वो भी तो एक तरीके का काम हुआ ना, वो भी अलाउड है। लेकिन आफ्टर स्कूल आवर्स, स्कूल करने के बाद ही आप वहां पे काम कर सकते हैं। दिस इज द प्रोविजन मेड अंडर दिस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, याद रहेगा। देखो एक केस की अगर मैं बात करूं तो एक केस हुआ था गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। उसे सोशली बहुत लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर उसका एक प्रोस्टिट्यूट का बच्चा है तो उसे सोशली मेंटली भी बहुत टॉर्चर किया जाता है हमारे समाज में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया कि द चाइल्ड शुड प्रोटेक्ट not only from the employment but not only from the employment but also from the social stigma। अब स्टिग्मा मतलब ये कलंक है, ये जो उसके माथे पे कलंक है एज अ चिल्ड्रन ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। सो दिस शुड ऑल्सो बी रिमूव एंड स्टेट सेल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल मेंटल सोशल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना।